Good evening, everyone. Good evening, sir. 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 Sir. Good evening, sir. Sir. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था और देखा था रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली हमें क्या पता चलता है, रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज क्या होते हैं वो पता चलता है और कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज पता चलती है। क्योंकि रैंडम वेरिएबल के कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, किस वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग कितना प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीजें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलती है। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले जो डिस्कस करेंगे वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और रैंडम वेरिएबल कब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट थिंग हमने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। यहाँ पे जो हम रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे वो क्या है अभी डिस्कस किया जाएगा। रैंडम वेरिएबल जो है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब उसके कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड होंगे, पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज। नाउ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज एग्जाम में आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कि आपको एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, उस एक्सपेरिमेंट में जो रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आइडेंटिफाई करना, गिवन क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेकंड पॉइंट जो लिखा गया है देखिए, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x विल फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नीचे तीन कंडीशंस लिखे गए हैं, ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। व्हाट आर द कंडीशंस, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया, 10 बार 20 बार 30 बार, बहुत बार रिपीट किया गया। जैसे आपके पास एक कॉइन है, कॉइन को आपने 100 टाइम्स टॉस किया। आपके पास एक डाइस है, उसको आपने 100 टाइम्स टॉस किया। तो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। बट नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो फाइनाइट होना चाहिए। जैसे जब मैंने एग्जांपल दिया, कॉइन को 100 बार टॉस किया गया, 100 टाइम्स टॉस किया, डाइस को 100 टाइम्स थ्रो किया, तो ये जो रिपीटेशन है ये फाइनाइट है। 100 टाइम्स टॉस किया गया, 100 टाइम्स थ्रो किया गया, ये 100 नंबर जो है ये फाइनाइट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ऑल ट्रायल्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो आप रिपीट कर रहे हो ना, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब एक कॉइन को आपने 100 टाइम्स टॉस किया, फर्स्ट टॉस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या सेकेंड टॉस के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं करेगा। सेकेंड टॉस में जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड टॉस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो एक कॉइन को अगर आप 100 टाइम्स टॉस करते हैं, ऑल टॉसेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो आपने 100 टाइम्स टॉस किया है, ईच एंड एवरी टॉस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसी को बोला गया है ऑल ट्रायल्स विल बी इंडिपेंडेंट। जितने भी ट्रायल्स हैं, मतलब जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टाइम जो रिजल्ट आएगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है, इन ए सिंगल ट्रायल देयर विल बी ओनली 2 पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ आउटकम्स, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर।
अगर हम सिंगल ट्रायल की बात करें तो जो आउटकम्स हैं उसके दो पॉसिबल कैटेगरीज होनी चाहिए, एक को बोलेंगे सक्सेस, एक को बोलेंगे फेलियर। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंगल ट्रायल में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 होगा जरूरी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है। टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यहां पे 2 क्या बोला गया है, पॉसिबल कैटेगरी ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है या 2 से ज्यादा है, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ आउटकम 10 है सपोज, उन 10 को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे, एक कैटेगरी को बोलेंगे सक्सेस, दूसरे कैटेगरी को बोलेंगे फेलियर। कैसे डिवाइड करेंगे अभी एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो बट ये ध्यान रखिएगा, एक सिंगल ट्रायल में 2 ही आउटकम होंगे जरूरी नहीं है, 2 आउटकम भी हो सकता है, 2 से ज्यादा आउटकम भी हो सकता है, बट उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे, एक सक्सेस, दूसरा फेलियर। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें आ रहे हैं। ये 3 कंडीशन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितनी बार आपने रिपीट किया है जो रिजल्ट आएगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। एंड थर्ड, इन ए सिंगल ट्रायल देयर विल बी ओनली 2 पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर। अगर हम एक सिंगल ट्रायल की बात करते हैं तो आउटकम्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे, एक सक्सेस, तीसरा फेलियर। ध्यान रखिएगा तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, किसी एक को नहीं। इन तीनों में से किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा। इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा ना हो जो एक सेटिस्फाई कर रहा है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके तो नेक्स्ट हम कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के वो समझना जरूरी है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 30 टाइम्स। तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। फेयर कॉइन मतलब हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर फेयर ना भी होता, अनफेयर कॉइन होता, तब भी एक ही बात है। अनफेयर में सिर्फ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगा। तो फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कितनी बार टॉस किया गया, 30 टाइम्स टॉस किया गया। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को 30 टाइम्स रिपीट किया गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 30 टाइम्स। ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, 30 बार रिपीट किया गया। और यहां पे बताइए, फर्स्ट टॉस करेंगे और सेकंड टॉस करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ऑल टॉसेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फेयर कॉइन टॉस करना, 30 टाइम्स टॉस किया गया है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। सेकंड कंडीशन क्या था, ऑल ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑल टॉसेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट टॉस में जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड टॉस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, या सेकंड टॉस में जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड टॉस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ऑल टॉसेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या था, अगर हम सिंगल ट्रायल की बात करें, यहां पे सिंगल ट्रायल का मतलब क्या होगा, सिंगल टॉस। सिंगल ट्रायल का मतलब क्या है, सिंगल, ये भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है।
ये सिंगल ट्रायल का मतलब क्या है, एक बार टॉस करना एक ट्रायल है, ठीक है, सिंगल टॉस। अब मुझे बताइए जब आप एक टॉस करते हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 2. इसमें तो 2 ही होता है, हेड या टेल, इसमें तो एग्जैक्टली 2 ही होते हैं। तो टॉस जब आप करेंगे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। एक को सक्सेस बोल देते हैं, एक को फेलियर बोल देते हैं। किसको सक्सेस बोलेंगे किसको फेलियर बोलेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उस इवेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग हम सक्सेस एंड फेलियर डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे एक सक्सेस होगा एक फेलियर। इसका उल्टा भी हो सकता है, टेल आने को सक्सेस बोला, हेड आने को फेलियर बोल दिया। वो कैसे क्या होगा? सपोज आपको बोला गया कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया है? 30 टाइम्स। 20 टाइम्स हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। 30 बार आपने टॉस किया, उसमें से 20 बार हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी। तो किसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है? हेड आने का। तो हेड आने को सक्सेस बोलेंगे, टेल आने को फेलियर बोलेंगे। अगर टेल आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो टेल आने को सक्सेस बोलेंगे, हेड आने को फेलियर बोलेंगे। तो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम सक्सेस फेलियर डिफाइन करते हैं। इस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2, 2 ही आउटकम्स है, उनको तो हम आसानी से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, ए फेयर डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ए फेयर डाइस इज थ्रोन। एक फेयर डाइस को थ्रो किया गया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कितनी बार रिपीट किया गया है? 20 टाइम्स। तो दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को 20 बार परफॉर्म 20 टाइम्स परफॉर्म किया गया, रिपीट हुआ है। दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब थर्ड कंडीशन है सिंगल ट्रायल में 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। यहां पे सिंगल ट्रायल का मतलब होगा सिंगल थ्रो, एक बार थ्रो करना एक ट्रायल है। सिंगल थ्रो मतलब सिंगल ट्रायल। एक बार अगर आप थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? पॉसिबल आउटकम्स 6. कितने हैं टोटल? 6. तो 1 2 3 4 5 6। इस केस में देखिए नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 6 है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ आउटकम अगर 2 से ज्यादा भी होता है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे। सपोज एक कैटेगरी ये लिख दिया और दूसरा कैटेगरी ये लिख दिया। अब बोलेंगे ये कैसे डिफाइन किया? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप देखो जो 1 2 3 4 लिखा गया है इसको हम बोल सकते हैं, सपोज इसमें जो नंबर आया है वो मैक्सिमम कितना है? 4। तो गेटिंग एट मोस्ट 4, तो 1 2 3 4। एंड 5 6 का मतलब क्या होगा? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एट मोस्ट 4, ग्रेटर देन 4। ऐसा नहीं है जो ऐसे ही डिवाइड करना है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सपोज क्वेश्चन में पूछा गया एट मोस्ट 4 आने का प्रोबेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एक कैटेगरी है गेटिंग एट मोस्ट 4, दूसरा कैटेगरी है गेटिंग ग्रेटर देन 4। एक को सक्सेस बोलते हैं, एक को फेलियर। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स is greater than 2, but it can be divided into 2 categories. First category success, second category failure. कौन सा सक्सेस होगा कौन सा फेलियर होगा ये हम क्वेश्चन में जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, सपोज आपको क्वेश्चन में इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, क्वेश्चन में इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो इवन नंबर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? सक्सेस,
और ऑड नंबर आने को क्या बोलेंगे? फेलियर। ठीक है, तो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप सक्सेस फेलियर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो दो कैटेगरीज क्या हो। इवन ऑड भी हो सकता है, इवन नंबर आना सक्सेस, ऑड नंबर आना फेलियर। या ऐसे भी सोच लो, गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3 सक्सेस, गेटिंग ए नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 फेलियर, गेटिंग ए 6 सक्सेस, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 फेलियर। तो अब टोटल जो आउटकम्स है उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, ये रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो करता है तो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट, read the statement. If a random experiment is repeated n times, that means there are n independent trials of the random experiment. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को कितनी बार परफॉर्म किया गया? n टाइम्स। तो n बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड ऑल ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। तो n ट्रायल्स हैं और वो ट्रायल्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो n टाइम्स परफॉर्म किया गया। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A विल ऑकर r टाइम्स, जो इवेंट A है वो r टाइम्स होगा, उसका प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली r जो है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू है। इवेंट A r टाइम्स होगा, उसका प्रोबेबिलिटी r का वैल्यू n से कम ही होगा या इक्वल होगा मैक्सिमम, ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर आपने एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया है तो क्या 200 टाइम्स हेड आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर कॉइन को आप 100 बार टॉस करते हैं तो मैक्सिमम 100 बार ही हेड आ सकता है, 200 बार तो हेड नहीं आ सकता। इसीलिए जो r है उसका वैल्यू n से कम होगा या मैक्सिमम n हो सकता है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म किया गया, कोई एक इवेंट A r टाइम्स होगा, उसका प्रोबेबिलिटी, उसका फॉर्मूला ये है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन corresponding to binomial distribution. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इससे हम क्या पता करते हैं? इससे हम डिफरेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। अगर फॉलो कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये क्या है? इवेंट ए r टाइम्स होगा, जो इवेंट ए है वो r टाइम्स होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? NCR, जो कॉम्बिनेशन होता है NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस। तो इवेंट ए r टाइम्स होगा, उसका प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें NRPQ क्या है वो समझना भी जरूरी है। n के बारे में तो अभी बताया गया। n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट को कितनी बार आपने रिपीट किया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको बोलते हैं n। r क्या है? r है नंबर ऑफ सक्सेसेस।
जैसे यहाँ पे देखिए इवेंट ए कितनी बार होना चाहिए, आर होना चाहिए, आर टाइम्स, उसी का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। इवेंट ए कितनी बार होगा, ये सक्सेस का नंबर है, कितनी बार होगा इवेंट। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस अगर आर है तो नंबर ऑफ फेलियर्स क्या होगा, माइनस आर। n माइनस आर। नंबर ऑफ फेलियर का मतलब इवेंट ए कितनी बार नहीं होगा। तो सक्सेस का मतलब इवेंट ए होगा, फेलियर का मतलब इवेंट ए नहीं होगा। तो टोटल n है, उससे r माइनस कर देते हैं। तो n माइनस आर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फेलियर्स, मतलब ए इवेंट कितनी बार नहीं होगा। तो R रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, मतलब इवेंट ए कितनी बार होगा। n माइनस आर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फेलियर्स, मतलब इवेंट ए कितनी बार नहीं होगा। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए R जो है वो फिक्स थोड़ी ना है। R का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू n। तो R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू n। 0 का मतलब क्या है, R इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी सक्सेस नहीं मिला, मतलब इवेंट ए एक बार भी नहीं हुआ। R इक्वल टू 1 का मतलब एक बार सक्सेस मिला है, मतलब इवेंट ए एक बार होगा। R इक्वल टू 3 का मतलब इवेंट ए 3 बार होगा। ऐसे कहां तक हो सकता है, n टाइम्स, मतलब इवेंट ए n टाइम्स होगा। आपने एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया और इवेंट ए n टाइम्स होगा। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 1 2 3 अप टू n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, 0 1 2 n। 0 मतलब इवेंट ए एक बार भी नहीं होगा, n का मतलब इवेंट ए हर बार होगा। आपने एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म किया है, और इवेंट ए n टाइम्स होने का मतलब क्या है, हर बार इवेंट ए होगा। तो 0 का मतलब इवेंट ए एक बार भी नहीं होगा, n का मतलब इवेंट ए हर बार होगा। जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ईच एंड एवरी टाइम इवेंट ए होगा। P और Q क्या है, P is the probability of success in a single trial and Q is the probability of failure in a single trial. तो जब हम सिंगल ट्रायल की बात करेंगे, साक्षी इनका माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज ऑफ कीजिए। तो सिंगल ट्रायल जो है, सिंगल ट्रायल में दो ही पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ आउटकम है, क्या क्या, सक्सेस फेलियर। तो सिंगल ट्रायल में सक्सेस मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको P बोलते हैं, और सिंगल ट्रायल में फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी है उसको Q बोलते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बताइए, आइदर आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, और कोई आउटकम तो नहीं है ना, आइदर सक्सेस और फेलियर। ये जो P और Q है इसका सम कितना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, बस आइदर सक्सेस और फेलियर। तो P प्लस Q ऑलवेज 1 आएगा, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में NRPQ का मतलब ये होता है, N टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, R नंबर ऑफ सक्सेसेस, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये चार क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करने होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये चार क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, इनका वैल्यू कितना है। इसका वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करके काफी आसानी से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको NRPQ आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ किसी ने पूछा है R इक्वल टू 0 का कोई एग्जाम्पल। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं मिला। आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया और सपोज हेड आना सक्सेस है, एक बार भी हेड नहीं मिला, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये एग्जांपल है R इक्वल टू 0 का, एक बार भी सक्सेस नहीं मिला। 10 बार टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं मिला,
और हेड आना सक्सेस था, तो एक बार भी हेड नहीं मिला मतलब 0 नंबर ऑफ सक्सेसेस। ओके, नाउ कोई बता सकता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो है, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल भी तो होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन को कौन फॉलो करता है? रैंडम वेरिएबल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो रैंडम वेरिएबल भी होगा। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहा है? इन एन आर पी क्यू में से रैंडम वेरिएबल कौन है? R. आर। आर इज द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल मतलब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। R is the binomial random variable which satisfies or which follows binomial distribution. Binomial random variable. ठीक है, जैसा बोला गया था रैंडम वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। रैंडम वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। अब देखिए, अगर आपने एन पी क्यू इन तीनों को फिक्स्ड कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड, पी क्यू फिक्स्ड, एन पी क्यू अगर फिक्स्ड भी हो जाता है, आर के डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आर एक रैंडम वेरिएबल है जिसके डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं, और यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यूज है या कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज है? डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज। इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है उसके डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है। तो R is a discrete random variable which follows binomial distribution. और सिंस ये डिस्क्रीट वेरिएबल है इसीलिए इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोला जाता है। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे तो अच्छा हो, बिकॉज एग्जाम में मतलब डेरिवेशन करने को तो बोला नहीं जाएगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरिस्पॉन्डिंग हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करते हैं। इनका मतलब क्या होता है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी। लास्ट क्लास में मीन का जो फॉर्मूला बताया गया था वही फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेशन किया जाता है। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी, वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। So these are the standard formulas for mean, variance and standard deviation in case of binomial distribution. यहाँ पे NPQ क्या है जो पिछले स्लाइड में बताया गया? N है नंबर ऑफ ट्रायल्स, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तीनों रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। और भी कुछ यहाँ पे रिजल्ट लिखे गए हैं। आर क्या था? आर था रैंडम वेरिएबल। जो आर था वो रैंडम वेरिएबल था, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के कॉरिस्पॉन्डिंग हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे गए हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर इज एनपी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज दिस। आर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर क्यूब इज दिस। आर रैंडम वेरिएबल है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे आर एवरेज है तो क्या होगा? समेशन आर आई
P ऑफ RI। जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ा था उसमें XI PXI लिखा था। अगर R स्क्वायर का एवरेज है उसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन RI स्क्वायर P ऑफ RI। ऐसे R क्यूब का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स है बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला बताया गया था लास्ट क्लास में, उसी से आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नेक्स्ट हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर 1 मिनट लिख लेते हैं सर, थोड़ा रह रहा है। हो गया सर। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। A fair dice is thrown 4 times. एक फेयर डाइस को 4 बार थ्रो किया गया। अब ये अगर लिख दिया जाता है तो भैया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, समझने में आई थिंक कोई मुश्किल तो है नहीं। फेयर डाइस थ्रो करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कितनी बार रिपीट किया गया, 4 बार रिपीट किया गया। एंड एक बार डाइस अगर थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। 4 बार थ्रो किया गया तो इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते, मतलब यूज कर सकते हैं। अब किस चीज का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटमोस्ट 4। इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है एटमोस्ट 4 आने का प्रोबेबिलिटी। कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। तो गेटिंग एटमोस्ट 4 3 टाइम्स। तो अब बताइए पहले यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, कितनी बार टॉस किया गया, 4 बार, 4 टाइम्स टॉस किया गया। और यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, गेटिंग एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 आने का प्रोबेबिलिटी। तो गेटिंग एटमोस्ट 4 इसको हम सक्सेस बोल सकते हैं। तो गेटिंग एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 मतलब क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो गेटिंग एटमोस्ट 4 इसको बोलते हैं सक्सेस। तो इसका जो ऑपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे फेलियर। तो एटमोस्ट 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 and 6 more than 5 6, greater. मोर देन 4। तो गेटिंग मोर देन और ग्रेटर देन 4 मतलब 5 6, इसको क्या बोल देते हैं, फेलियर। तो देखिए टोटल 6 आउटकम्स है, हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए, सक्सेस फेलियर। नाउ कितनी बार सक्सेस चाहिए आपको, 3। तो ये एटमोस्ट 4 कितनी बार आना चाहिए, 3 टाइम्स। मतलब ये सक्सेस कितनी बार मिलना चाहिए, 3 बार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेस है आर, उसका वैल्यू कितना है, 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ सर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज कीजिए, आर के बदले 3 होगा। तो क्या होता है एनसीआर, तो 4C3 p टू दी पावर r, पी क्यू भी ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, फेलियर का प्रोबेबिलिटी। अब बताइए एटमोस्ट 4 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, फेयर कॉइन, फेयर डाइस 4/6 1/2 1/3
4/6. 4/6. बिकॉज एटमोस्ट 4 का मतलब 1 2 3 4 फेवरेबल 4 है, टोटल 6 4/6, और मोर देन 4 का मतलब 5 या 6 आएगा, तो 2/6 2/6 1/3. 1/3 बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप सक्सेस फेलियर का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल ऑलवेज 1 आएगा। पी एंड क्यू इक्वल होना जरूरी नहीं है, पी क्यू इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकता है, बट इनका सम ऑलवेज 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर आर इक्वल टू 3, तो NCR that is 4C3 P to the power R, तो P है 2/3 To the power 3. 3 into Q to the power N minus R, 4 - 3. Or 1. ठीक है। जस्ट ये कैलकुलेट कर लो, तो सिंपल कैलकुलेशन 32/81. ठीक है, बिल्कुल सही। 32/81. 32/81. This is the probability of obtaining at most 4 3 times. अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, यहाँ पे 3 टाइम्स बोला गया है ना, अगर ऐसा बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 4, मतलब सक्सेस सेम ही रखते हैं, एटमोस्ट 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितनी बार, 3 बार बोला गया था, एटमोस्ट 4 एटलीस्ट 3 टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, बी केयरफुल। यहाँ पे सक्सेस किसको बोल रहे हैं, At most 4. एटमोस्ट 4, ये सक्सेस है। और एटलीस्ट 3 टाइम्स, इससे हमें क्या पता चलेगा, R आर की वैल्यूज पता चलेगी। यहां से बेसिकली हमें आर पता चलेगा, ये ध्यान रखिए। तो एटमोस्ट 4 रिप्रेजेंट करता है सक्सेस क्या है, ये सक्सेस है एटमोस्ट 4 आना। और ये कितनी बार आना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार। 4 बार टॉस किया गया है, 4 बार टॉस किया गया, एटलीस्ट 3 बार सक्सेस मिलना चाहिए। तो यहां से हमें आर का वैल्यू पता चलेगा। अब बताइए आर का वैल्यू क्या क्या होगा, 3 and 4. 3 4. 3 या 4, एटलीस्ट 3, मैक्सिमम 4 ही हो सकता है ना, एन तो 4 है, 4 बार टॉस किया है। तो बताइए अगर ये प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो यूज करेंगे, बट यहाँ पे तो आर के 2 वैल्यूज है, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू था ना, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे. दोनों को ऐड कर देंगे, बिल्कुल। बिकॉज आर जो है 3 और 4 है ना, दोनों एक साथ थोड़ी ना आएंगे, आइदर 3 बार सक्सेस मिलेगा या 4 बार सक्सेस मिलेगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इक्वल टू 3 और 4, आइदर आपको 3 बार सक्सेस मिलेगा या 4 बार, दोनों एक साथ तो कभी नहीं हो सकते। और जब और होता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर आर इक्वल टू 3 कैलकुलेट कीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके, प्रोबेबिलिटी फॉर आर इक्वल टू 4 कैलकुलेट कीजिए, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें देखिए दोनों चीजें यूज हो गई, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ, दूसरा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी यूज हुआ। एडिशन लॉ क्या था, जब आइदर और होता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आइदर और है तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर आंसर 48/81 आ रहा है. 8/81. चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा कितना आ रहा है। 48/81. हाँ सर, 48/81. 48/81, ठीक। एक पार्ट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है, ये तो 32/81 है, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4C4 1 3/2
2 to the power, हाँ 48 by 81 ही आएगा, यहाँ पे 16 by 81 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 48 by 80। मतलब क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कैसे करना है क्लियर है। वैसे कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे ये तो श्योर है, बट ऐसे सॉल्व करना है, बाइनोमियल यूज करना है, फिर आइदर और वाला कॉन्सेप्ट आया, ये समझना जरूरी है। कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। बैक स्लाइड शो कर दीजिए। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन TFR 2015 में पूछा गया था। प्लीज रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है, बाइनोमियल क्यों यूज करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहला लाइन पढ़ के बताइए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। Run of generator. राइट, रनिंग ऑफ द रैंडम नंबर जनरेटर। एक रैंडम नंबर जनरेटर है जिसमें क्या आउटपुट मिलता है, +1 -1 एवरी टाइम इट इज रन। किस टाइप का मशीन है, जैसे आप लोगों ने मे भी टीवी में, मूवी में कभी देखा तो होगा, जो कैसीनो में मशीन नहीं होता है, कैसे हैंडल पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, उसमें नंबर्स आते रहते हैं, उस टाइप का है, उस टाइप का मशीन है। एक रैंडम नंबर जनरेटर है, उसको अगर कोई बटन है, उस बटन को प्रेस करेंगे तो +1 या -1 जनरेट करेगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेटर एक मशीन है, उसको चलाना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया आफ्टर इट इज रन 6 टाइम्स, कितनी बार रन किया गया, 6 बार चलाया गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया गया, 6 6। तो नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा 6। ठीक है, नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए जो ऑल ट्रायल्स हैं, वो जो ट्रायल्स है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, एज्यूम दैट इंडिविजुअल रन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो सेकंड कंडीशन था, ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब कॉइन टॉसिंग होता है, कॉइन टॉसिंग में हमें पता है, कॉइन टॉसिंग में हमें पता है कि ये ट्रायल्स इंडिपेंडेंट ही होंगे। डाइस थ्रोइंग में भी पता है हमें, लेकिन इसमें थोड़ी ना पता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा कोई मशीन हो जो पहली बार जो नंबर आए दूसरी बार वो नंबर ना आए, ऐसा भी तो मशीन में डिजाइन कर सकते हैं ना। तो ये मेंशन करना जरूरी है, ये इंडिविजुअल ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। एंड थर्ड, दो आउटकम्स, दो कैटेगरीज ऑफ आउटकम होना चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर। इसमें बताइए कितने आउटपुट्स हैं, एक बार रन करेंगे तो 2 +1 -1, तो एक को सक्सेस बोलते हैं, एक को फेलियर बोल देते हैं, यही होगा, सिंपल। इसमें ज्यादा सोचने का तो कुछ है नहीं। दो आउटकम्स है, सपोज गेटिंग +1 सक्सेस एंड गेटिंग -1 फेलियर। इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, -1 आना सक्सेस है, +1 आना फेलियर, गेटिंग -1 फेलियर। अब बताइए सक्सेस फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ इक्वल प्रोबेबिलिटी मेंशन किया गया है, तो हाफ हाफ होगा, टोटल तो 1 होता है। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मतलब P 1/2, फेलियर का प्रोबेबिलिटी मतलब Q 1/2। ठीक है, नाउ और क्या पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए,
R R आर नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब यहाँ पे देखिए किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। आपने 6 बार उस मशीन को चलाया, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द आंसर्स जनरेटेड 0। 6 बार अगर आप मशीन चलाते हैं तो 6 नंबर्स आएंगे, और नंबर क्या क्या हो सकता है, +1 या -1। तो सम ऑफ 6 नंबर्स, 6 बार चलाएंगे तो 6 नंबर्स आएंगे, उनका सम 0 आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी। अब बताइए नंबर्स क्या क्या हो सकता है, +1 -1, और सम 0 आना चाहिए, ये कब कैसे पॉसिबल है? +1 3 बार -1 3 बार। R equals to 3 time 3 +1 3 time -1 बिल्कुल, R = 3। +1 3 बार आए और -1 3 बार आए तो सम 0 बन जाएगा। इक्वल टाइम्स आना चाहिए, +1 जितनी बार आएगा -1 भी उतनी बार आए, सम 0। तब चेक करके देखो, +1 आने को हमने सक्सेस बोला था, तो +1 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस 3। और -1 आना मतलब फेलियर, तो नंबर ऑफ फेलियर भी कितना होगा, 3। और नंबर ऑफ फेलियर को तो हमने n-r बोला था ना, तो n अगर 6 है, नंबर ऑफ सक्सेस अगर 3 है, तो नंबर ऑफ फेलियर तो 3 होगा ही, n-r। तो आपको 3 बार सक्सेस चाहिए। तो यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो R = 3 के कोरिस्पोंडिंग क्या होगा, NCR 6C3 इंटू P⁻Q P⁻R, तो 1/2 to the power R इंटू Q⁻n-r 1/2 to the power n6 - r। ये तो सिंपल है कैलकुलेशन, 5/60। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा, वो आइडेंटिफाई करना, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, और हमें कितनी बार सक्सेस चाहिए। जिस इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, सम ऑफ द आंसर्स 0 आने चाहिए, उसके लिए +1 3 बार आना चाहिए, -1 3 बार आना चाहिए, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस 3 बार आना चाहिए, तो R = 3। सर बुकलेट में आंसर 15/32 दिया है। ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करने से हम लोग प्रैक्टिस करते सर उलझ जाते हैं, इसलिए पूछ रहे थे। नहीं, सर नहीं, जो आंसर है गलत है। 5/16 ठीक है, इससे जो आंसर आएगा वही है। मेथड क्लियर एवरीवन? जी सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, द रैंडम नंबर जनरेटर इज रन 99 टाइम्स। इस रैंडम नंबर जनरेटर को 99 टाइम्स रन किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम टू बी 0? 99 टाइम्स रन करेंगे तो 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सम 0 आने का? 0। आप यहाँ पे देखो, 0 आने के लिए जितनी बार +1 है उतनी बार -1 आना चाहिए ना। हाँ। अगर आपके पास 99 नंबर्स हैं तो क्या ये इक्वल नंबर हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। इक्वल नंबर कभी हो ही नहीं सकता। सम 0 आने के लिए जितनी बार +1 उतनी बार -1 होना चाहिए। तो सपोज इफ n इज एन ऑड इंटीजर, 3 5 7 ऐसे 99 है, n अगर ऑड इंटीजर है, इस केस में क्या +1 -1 इक्वल कभी हो सकता है? नहीं आ सकता। मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस कभी n/2 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मतलब R विल नॉट बी इक्वल टू n/2, हो ही नहीं सकता। बस n यहाँ पे क्या है, ऑड इंटीजर। तो इस केस में अगर आपको पूछा जाए जितने भी नंबर्स आए हैं उनका सम 0 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी, तो क्या आंसर होगा? 0। इसमें बाइनोमियल यूज करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब n ऑड इंटीजर है तो +1 और -1 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ ही नहीं सकता। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ ही नहीं सकता तो सम 0 भी कभी नहीं हो सकता। तो सम 0 होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा? 0।
देयर इज नो मीनिंग ऑफ यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए है, 1 3 5 7 9 99 100 and 103। ऑड इंटीजर में कभी भी +1 -1 इक्वल टाइम्स नहीं आ सकता, तो सम 0 होने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। आई थिंक ये पार्ट क्लियर है एवरीवन। ऐसा क्वेश्चन मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं। सर हाँ बताइए। सर हम जो पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे, अब मतलब अगर हम ये बाइनोमियल ना यूज करें तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। And इसमें तो use people. लेंदी, हाँ बिल्कुल लेंदी कैलकुलेशन होगा, सिंपल। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला था ना पीछे जो लिखा गया था, ये फॉर्मूला बेसिकली जो हमने फेवरेबल बाय टोटल जो पढ़ा था, बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसी को यूज करके डिराइव किया जाता है। यस सर, यस सर। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये जस्ट 2017 का क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस। क्वेश्चन में देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और फिर क्या पूछा गया है। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज है, एंड जो हमने पहले एडिशन लॉ पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, उसका भी यूज है। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वी टॉस 2 फेयर कॉइन्स, तो एक फेयर कॉइन नहीं है, 2 फेयर कॉइन्स है, और दोनों को कितनी बार टॉस किया गया? 100 टाइम्स ईच। दोनों फेयर कॉइन्स को 100 टाइम्स टॉस किया गया। फर्स्ट कॉइन को भी 100 टाइम्स, सेकंड फेयर कॉइन को भी 100 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर ऑफ हेड्स ऑकर फॉर बोथ कॉइन्स एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अपने फर्स्ट कॉइन को भी 100 टाइम्स टॉस किया, सेकंड कॉइन को भी 100 टाइम टॉस किया। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब 100 टाइम्स टॉस करने के बाद दोनों में सेम नंबर ऑफ हेड्स आना चाहिए। मतलब फर्स्ट कॉइन में जितने हेड्स आएंगे आउट ऑफ 100 टॉसेस, सेकंड कॉइन में भी सेम नंबर ऑफ हेड्स आने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब है हमें जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो बेसिकली क्या है? दोनों में सेम हेड्स आने चाहिए। मतलब सपोज आर हेड्स इन फर्स्ट कॉइन और इतने ही हेड्स सेकंड कॉइन में भी आना चाहिए, एंड आर हेड्स इन सेकंड कॉइन। सेम नंबर ऑफ हेड्स का मतलब तो यही होता है ना, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आएंगे। फर्स्ट कॉइन को 100 टाइम टॉस किया, आर हेड्स आए। सेकंड कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया, आर हेड्स आए, इक्वल नंबर ऑफ हेड्स। और इनके बीच में क्या है? एंड या और? एंड। फर्स्ट कॉइन में जितने हेड्स आएंगे उतने ही कॉइन सेकंड कॉइन में आना चाहिए, इसमें एंड है और नहीं है। तो क्या करते हैं जब एंड होता है? मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
R heads in first coin, तो यहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R heads in the second coin. ये स्टेप क्लियर है एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे एंड है इसीलिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हुआ है। नाउ एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ R heads इन द फर्स्ट कॉइन। अब मुझे बताइए फर्स्ट कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया? 100 टाइम्स। कितनी बार हेड आना चाहिए? R। सपोज गेटिंग हेड सक्सेस है, जैसे यहाँ पे हेड के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो हेड आना सक्सेस है। तो गेटिंग हेड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, गेटिंग टेल फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें कितनी बार सक्सेस चाहिए? R टाइम्स। एंड सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हाफ। फेयर कॉइन है तो हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, सॉरी फेलियर। लेट्स कैलकुलेट। तो 100 टाइम टॉस किया गया तो नंबर ऑफ ट्रायल है 100 और R हेड्स चाहिए तो नंबर ऑफ सक्सेसेस है R। तो 100 CR इनटू P टू द पावर R, तो P है 1/2 टू द पावर R इनटू Q टू द पावर R, Q है 1/2 N माइनस R, तो 100 माइनस R। तो फर्स्ट कॉइन को 100 टाइम टॉस किया और R हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी ये है। यहां पे हमने क्या यूज किया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया है। ऐसे आप सेकंड कॉइन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए सेकंड कॉइन के लिए कुछ अलग आएगा या सेम आएगा? सेम ही होगा। 100 टाइम्स टॉस किया गया, R हेड्स आने चाहिए, तो 100 CR इंटू P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R। तो बेसिकली इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखें तो दोनों सेम ही है, प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा? 100 CR इंटू 1/2, ये 1/2 वाले टर्म को अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो पावर में 100 आ जाएगा। ये क्या था? 1/2 टू द पावर R, 1/2 टू द पावर 100 माइनस R। इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो पावर में एडिशन होगा, R प्लस 100 माइनस R 100। और यहाँ पे दो कॉइन्स है, प्रोडक्ट है, इसलिए स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है एनीवन? ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया? दोनों कॉइन्स में सेम नंबर ऑफ हेड्स आएंगे। फर्स्ट कॉइन में R हेड आएगा, सेकंड कॉइन में भी R हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताइए R का वैल्यू क्या फिक्स्ड है? नहीं, R का वैल्यू क्या कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 0 to 100 100 कुछ भी हो सकता, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट कॉइन में एक हेड आए, सेकंड कॉइन में एक हेड आए, तब भी तो सेम हेड ही हुए। फर्स्ट कॉइन में 2 हेड्स आए, सेकंड कॉइन में भी 2 हेड्स आए। R का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड्स इन बोथ कॉइन्स, ये जो R है ये 0 to 100 कुछ भी हो सकता है, तो सेम नंबर ऑफ हेड्स, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। इसका मतलब R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 अप टू 100। ये R के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ये सारे एक साथ होंगे या इनमें से कोई एक ही होगा? एक साथ नहीं, मतलब एक एक एट ए टाइम तो एक ही आएगा ना, इधर 0 या 1। इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब ये एक साथ तो नहीं आ सकते। नंबर ऑफ सक्सेस इधर 0 होगा और 1 होगा और 2 होगा, ऐसे ही 100 तक हो सकता है।
अब बताइए यहाँ पे ये और है, और होने का मतलब क्या करेंगे? Summation. एडिशन एडिशन करेंगे, और एडिशन को तो हम समेशन का फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली क्या होगा, जो पिछले स्लाइड में हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, क्या था? 100 CR, ये एक पर्टिकुलर आर के लिए था। 100 CR इंटू 1/2 होल टू द पावर 100, ये हमने एक पर्टिकुलर आर के लिए कैलकुलेट किया, होल स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, और इनमें से कोई एक ही हो सकता है, तो ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब यहाँ पे हम समेशन साइन लिख सकते हैं, और आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 to 0 to 100। तो यहाँ पे और है तो प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो समेशन आ गया। देखिए एक ही क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, तीनों का यूज हो रहा है एक ही क्वेश्चन। और इसी को कैसे लिख सकते हैं? देखिए जो ऑप्शंस है, सर अब देखें, ऑप्शंस में आर के बदले एन लिखा गया है, वो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसकी मर्जी है क्या नोटेशन यूज करेगा, आर बोलेगा, कोई दूसरा कुछ बोलेगा। दिस अब यहाँ पे चेक करो, ये जो 100 CR है ना, 100 CR कॉम्बिनेशन जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ही होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाला टर्म है 100 CR, उसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन को लिखने का एक डिफरेंट तरीका है। एंड जो सेकंड पार्ट है 1/2 होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? 1/4. 1/4 1/4 होल टू द पावर 100। So this is the probability that at the end of the experiment both coin will have same number of hits. कौन सा ऑप्शन है? D डी, फोर्थ ऑप्शन। D option. ऑप्शंस में जिसको हमने आर बोला था ना, समेशन ओवर आर, उसको यहाँ पे एन बोला गया है। अब समेशन ओवर आर लिखो या एन लिखो, 0 to 100 ही है ना, सेम वैल्यू ही आएगा। ठीक है, पहले हमने दोनों में आर हेड्स आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। फर्स्ट कॉइन में भी आर हेड आएगा, सेकंड कॉइन में भी आर हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ये आ गया। तो ये पर्टिकुलर आर के वैल्यू के लिए है। अब आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, आइदर 0 और 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी ऐड करके, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये समेशन वाला फॉर्म आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आर के लिए था, और समेशन करेंगे मतलब आर का वैल्यू 0 to 100 कोई भी इंटीजर हो सकता है। कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया था दो कॉइन्स हैं, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 1 को भी 100 बार टॉस किया गया, कॉइन 2 को भी 100 बार टॉस किया गया। जब दोनों कॉइन को आप 100 बार टॉस करेंगे, कुछ टाइम हेड आएगा, कुछ टाइम टेल आएगा, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आने चाहिए। मतलब कॉइन 1 में अगर 50 हेड्स आते हैं, कॉइन 1 को आपने 100 बार टॉस किया, अगर 50 हेड्स आते हैं, कॉइन 2 में भी 50 हेड्स आने चाहिए। कॉइन 1 पे अगर 10 हेड्स आते हैं 100 बार टॉस करने पे, कॉइन 2 में भी 100 बार टॉस करने पे 10 हेड्स आने चाहिए। दोनों में सेम नंबर ऑफ हेड्स आने चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी। इसलिए हमने आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिया है। आर है नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो आई थिंक क्लियर है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Yes, sir. नेक्स्ट ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जो नेट एग्जामिनेशन हुआ था उसका है।
रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना, इसमें बाइनोमियल कैसे यूज करेंगे। बाइनोमियल में तो रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट होना चाहिए, वो पॉइंट यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। A basket contains infinite number of red and black balls. मतलब infinite मतलब large number. A basket consists of large number of red and black balls in the ratio this p is to 1 minus p. तो large number of red balls है और red balls और black balls के numbers का जो ratio है वो है p is to 1 minus p. ठीक है, numbers का ratio given है। ठीक है ना, बोला गया 3 balls are drawn at random without replacement. 3 balls उस बास्केट से चूज किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको बता सकता है ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट है इससे आप क्या समझ सकते हो? टोटल जो है वो सेम ही रहे, रिप्लेस नहीं किए गए, टोटल नंबर कम रहा। चेंज होगा, चेंज होगा। चेंज होगा। मतलब यहाँ पर n-1 n-2 मतलब 3 बॉल को एक साथ चूज किया गया है या 1 by 1 चूज किया गया है? 1 by 1 1 by 1। जब हम 1 by 1 चूज करते हैं तभी ये रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का फर्क समझ में आएगा। तो 3 बॉल चूज तो किया गया बट ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है 1 by 1 चूज किया गया है। बिकॉज अगर 3 बॉल को एक साथ चूज करें तब क्या रिप्लेसमेंट या ना रिप्लेसमेंट करने का कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब यहाँ पे 1 by 1 चूज किया गया है। तो यहां पर बॉल चूज करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो चूजिंग ए बॉल इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट हियर। कितने बॉल्स चूज किए गए हैं? 3 balls 3 बॉल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया गया? 3 times. 3 टाइम्स। 1 by 1 चूज किया गया है ना, इसीलिए विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया। तो एक बॉल चूज करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आपने 3 बॉल चूज किए हैं मतलब अपने एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट किया है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो ये फ्रेज है ना, ये समझना जरूरी है। ये का मतलब 1 by 1 चूज किया गया है। एक बॉल चूज करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 3 बॉल चूज किए हैं मतलब एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट किया गया है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना जरूरी होता है। क्लियर है एवरीवन? जी सर। यस सर। अब यहाँ पे सक्सेस फेलियर की अगर हम बात करें, अब क्या पूछा गया है? अब जो बॉल आप चूज करेंगे वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। आइदर जब चूज करेंगे आइदर रेड होगा या ब्लैक होगा। सपोज चूजिंग ए रेड बॉल इज अ सक्सेस। रेड बॉल चूज करना सक्सेस है और ब्लैक बॉल चूज करना फेलियर है। तो चूजिंग ए रेड बॉल इज ए सक्सेस, चूजिंग ए ब्लैक बॉल इज ए फेलियर। या ऑपोजिट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज फेलियर। ठीक है, रेड बॉल चूज करना सक्सेस है, ब्लैक बॉल चूज करना फेलियर है। अब कोई बता सकता है इनका प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? सर रेड बॉल के लिए R को हम 2 ले लें
और सर ब्लैक नहीं 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 नहीं, आर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पी क्यू क्या होगा। सर यहाँ पे दिया हुआ है ना सर, रेड का और ब्लैक का P is to 1 minus P रेशियो में। तो यही प्रोबेबिलिटी होगा। सर इस रेशियो में हम लोग सर मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी का रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो बॉल्स के नंबर्स का रेशियो है वही प्रोबेबिलिटी का रेशियो डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्वांटम में भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के रेशियो के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिस्टम डिसाइड होते हैं कि कौन सा सिस्टम किस स्टेट में है। जिस स्टेट में जितना प्रोबेबिलिटी होता है उसके हिसाब से ही नंबर ऑफ स्टेट डिसाइड, नंबर ऑफ सिस्टम डिसाइड होता है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, किसी बॉल बैग के अंदर अगर 100 रेड बॉल्स हैं एंड 200 ब्लैक बॉल्स हैं, सपोज इसमें एक नंबर ले रहा हूं, एक बास्केट है उसके अंदर 100 रेड बॉल्स है और 200 ब्लैक बॉल्स है। आपको पूछा गया रेड बॉल चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 100/300। 100/300 फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं? 100। टोटल बॉल कितने हैं? 300। इट इज 1/3। सिमिलरली ब्लैक बॉल चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा 200/this। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लैक बॉल, 200 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 300 फेवरेबल बाई टोटल। तो इस तरीके से आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ बॉल्स पता है उससे आप, या उनका रेशियो पता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं काफी आसानी से। जैसे यहाँ पे सक्सेस है, रेड बॉल मिलना सक्सेस है, ठीक है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी अगर हम बोले P क्या होगा, किस 2/3। प्रोपोर्शन में? P फेवरेबल और टोटल कितना है? P प्लस 1 माइनस P, इसके लिए 1 है। आपको बॉल्स के नंबर्स का रेशियो गिवन है ना। वैसे अगर फेलियर का प्रोबेबिलिटी देखें, मतलब ब्लैक बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल किस रेशियो में है? 1 माइनस P डिवाइड बाई टोटल, P प्लस 1 माइनस P। तो जो प्रोबेबिलिटी, जो नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो गिवन है उसी से आप प्रोबेबिलिटी का रेशियो भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का रेशियो और नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो इक्वल होगा। जस्ट ये चेक कर लीजिएगा, इन दोनों का जो सम है ये 1 आना चाहिए। ये टोटल है ना, ठीक है। सिंस यहाँ पे दोनों का सम 1 है तो डायरेक्ट P और 1 माइनस P को प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। इन जनरल अगर आपको नंबर्स का रेशियो पता है, सपोज आपका नंबर का रेशियो होता 2:3, रेड बॉल ब्लैक बॉल के नंबर्स का रेशियो है 2:3, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होता? 2/5 और ब्लैक बॉल का 3/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स का रेशियो से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज मैक्सिमम। किसके लिए मैक्सिमम होगा? 2 रेड बॉल का मतलब सक्सेस कितने चाहिए? 2। रेड बॉल मिले तो सक्सेस है, 2 रेड बॉल आने चाहिए तो नंबर ऑफ सक्सेस 2। तो नंबर ऑफ फेलियर कितना होगा? 1। तो ब्लैक बॉल मिलना फेलियर है, 1 ब्लैक बॉल आना चाहिए। तो रेड बॉल आना सक्सेस है, 2 रेड बॉल चाहिए तो R = 2। ब्लैक बॉल आना फेलियर है तो नंबर ऑफ फेलियर N - R कितना होगा? 1। N तो 3 है, 3 - 2 1। तो कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर R = 2, 2 रेड बॉल तो ऑब्वियसली 1 ब्लैक बॉल आएगा ही, इसका प्रोबेबिलिटी NCR, N 3 है, R 2 इंटू P⁴ R इंटू Q⁴ 1 माइनस N - R। कितना आ रहा है ये? 3P² इंटू 3P² - 3P।
तो क्वेश्चन में जो बोला गया 2 रेड बॉल 1 ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी वो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, P के किस वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, P के किस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा ये पूछा गया है। तो बताइए मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आया है इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ये होगा 6p माइनस 9p स्क्वायर 2/3 इक्वल टू 0। यहां से p के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, एक आएगा p इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा p इक्वल टू 2/3। बट p इक्वल टू 0 के एक्सेप्टेबल होगा नहीं। बिकॉज p क्या था, p बेसिकली नंबर था ना, बॉल्स का नंबर, वो 0 तो नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी था, ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, ये 0 तो नहीं होगा, तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो p का एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगा 2/3। 2/3। तो 2/3 के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगा। आपको लगेगा मैक्सिमम आएगा, श्योर कैसे होंगे, ऑल्दो यहां से आंसर खत्म हो गया, बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 2/3, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बट मैक्सिमम मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? वैल्यू पुट करके डबल डेरिवेटिव। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, यह आएगा 6 माइनस 18p। और बताइए ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 6 माइनस 18p, इसका वैल्यू 2/3 पे कितना आ रहा है? -6 नेगेटिव -6। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है ये मैक्सिमा को कॉरिस्पॉन्ड करता है या मिनिमा को? मतलब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगा। सर स्मॉल p इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल, सर ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन में p क्या गिवन था, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़िए। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन था रेड बॉल और ब्लैक बॉल का रेशियो ये है, अगर p का वैल्यू 0 बन जाता है तो ये रेशियो क्या होगा? 0:1। 0:1, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सर ये वाला क्वेश्चन में फिर इनफाइनाइट क्यों दे रखा है? इसमें सही सही, ये वाला क्वेश्चन जो है अपना, तो इसमें इनफाइनिटी क्यों दे रखा है फिर? लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स है, लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स समझाने के लिए इस रेशियो में, अच्छा। मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, लार्ज नंबर है और रेशियो ही है, ये बोला गया है। एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं है, लार्ज नंबर 10,000 1 लाख कुछ है। सर ये रेशो वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में है? जैसे ये सक्सेस और फेलियर के लिए जो आपने लिखा है ये समझ में आया? ये सर ये तो आ गया। तो ये आ गया, तो ये क्यों नहीं है? यहाँ पे हमने क्या किया था, फेवरेबल बाय टोटल ही तो किया था। 100 ब्लैक बॉल है और फेवरेबल और टोटल 300 है। यहाँ पे बताइए सक्सेस का मतलब रेड बॉल है, रेड बॉल के कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियो क्या था? P था ना? P तो रेड बॉल का मतलब सक्सेस, तो फेवरेबल की जगह पे P लिख दिया और टोटल की जगह पे क्या लिखा? P प्लस दिस टोटल। टोटल मतलब रेड प्लस ब्लैक, तो फेवरेबल में कौन सा पार्ट आया? रेड बॉल वाला, और टोटल में कौन सा पार्ट आया? रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल। ठीक है। जब हम Q कैलकुलेट कर रहे हैं, Q का मतलब फेलियर का प्रोबेबिलिटी, फेलियर क्या है? ब्लैक बॉल आना। अब बताइए ब्लैक बॉल के कॉरिस्पॉन्डिंग फेवरेबल रेशियो क्या है? 1 - p। तो ऊपर देखिए 1 - p, ये ब्लैक बॉल के कॉरिस्पॉन्डिंग फेवरेबल रेशियो है, डिवाइडेड बाय टोटल रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक क्लियर है एवरीवन? तो 5 मिनट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम
इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, रैंडम वॉक प्रॉब्लम, 1D रैंडम वॉक प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर वो टेस्ट में सर नेक्स्ट स्लाइड करना सर, आगे वाली स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप पे ये आगे नहीं है। सर वो टेस्ट में 2 डाउट थे। टेस्ट का जो डाउट है वो टेस्ट का जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। तो सारी स्लाइड शो कर दीजिए। नहीं, लास्ट यहाँ पर लास्ट स्लाइड में तो मैंने ये बोला ना, ये जो कंडीशन होता है ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन होता है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है वो कहां से डिसाइड करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा का कंडीशन है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने ये जो प्रोबेबिलिटी आया था इसका 2 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। एक बार तो कैलकुलेट करके ही रखा था, इसका फिर से डेरिवेटिव किया। इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल p के बदले क्या रिप्लेस कर दिया? 2/3, तो ये नेगेटिव आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब ये 2/3 पे मैक्सिमा आएगा, बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो मैक्सिमम होने का कंडीशन होता है। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम बोलते हैं 2/3 पे मिनिमा आएगा। तो ये बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। ओके सर। स्लाइड शो। ओके, किसी ने यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि इस केस में ट्रायल्स इंडिपेंडेंट कैसे हुए? ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ट्रायल इंडिपेंडेंट कैसे हुए? बिकॉज आपको लग सकता है कि हम यहाँ पे 1/1 चूज कर रहे हैं, ठीक है? और अभी कुछ देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया ना, इनफाइनाइट देने का क्या मतलब है? ये भी एक रीजन है, देखिए दोनों रिलेटेड है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बोला जो 1/1 चूज करेंगे, एक साथ नहीं, एक बाय एक चूज किया गया। अब क्वेश्चन ये है, अगर 1/1 चूज कर रहे हैं और रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं कर जाएगा? बिकॉज जब हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो चेंज कर जाएंगे। अगर हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल चेंज कर जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ बॉल अगर चेंज कर जाते हैं तब तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज करेगा। तो इन ट्रायल्स को आप इंडिपेंडेंट कैसे बोल रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे रिलेटेड। देखिए, सपोज एक लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स की बात करते हैं, ठीक है? उस बास्केट के अंदर 10,000 रेड बॉल्स हैं, और भी ज्यादा हो सकता है, मैं जस्ट एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, एंड 15,000 ब्लैक बॉल्स हैं। मैंने आर्बिट्री दो लार्ज नंबर्स लीजिए, 10,000 50,000 बॉल्स है, ठीक है? नाउ ये ट्रायल्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? ट्रायल इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे ट्रायल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। एक प्रोबेबिलिटी दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब आपको लगेगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो नहीं किया गया। रिप्लेसमेंट अगर नहीं किया गया तब तो नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगा। जैसे अगर हम ट्रायल 1 की बात करें, ट्रायल 1 आपने एक बॉल चूज किया, एक रेड बॉल चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 2 रेड बॉल 1 ब्लैक बॉल आना चाहिए ना। सपोज फर्स्ट ट्रायल में एक रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आंसर 1/3 1/3 10,000 C1 by 30,000 C1। तो एक रेड बॉल चूज करने का ये प्रोबेबिलिटी होगा, इट इज 1/3। So this probability of choosing रेड बॉल। जो रेड बॉल आपने चूज किया उसको आपने रिप्लेस नहीं किया। नाउ सेकेंड ट्रायल, इन सेकेंड ट्रायल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? $29,999। रिप्लेस नहीं किया है ना जो बॉल चूज किया था।
सर यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स टोटल नंबर ऑफ तो 25 ओ है। मैं सॉरी सर सॉरी 20 कर दीजिए। 20 कर था, वही बात है, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, 20 है, 20,000 कर देते। चलिए नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल सेम रहेगा या कम हो जाएगा फर्स्ट ट्रायल के बाद? कम होगा, एक रेड बॉल चूज कर लिया है ना, तो 9,000 दिस। अब मुझे बताइए ये प्रोबेबिलिटी होगा दिस 9999। जिसके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके बताएंगे ये कितना आ रहा है, 0 पॉइंट क्या आ रहा है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द सेकंड ट्रायल। 0.33 3-4 डेसिमल तक बताइए। 0.333 आ रहा है सर। 4 डेसिमल तक 33 आ रहा है, ओके ठीक है। और जो 1/3 है इसको भी अगर आप 4 डेसिमल तक लिखेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा ना? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए सिंस यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स है, सिंस यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स है, कितना आ रहा है ये? सर 0 3 3 3 4 4 1 1। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो यहाँ पे अगर आपने एक बॉल को रिप्लेस नहीं भी किया तो क्या प्रोबेबिलिटी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है? यह है 33.33%, यह है 33.31%। कितना परसेंट चेंज हुआ है? 0.02%। नहीं आएगा, 3 आएगा। जो भी आप कैलकुलेट कर लो, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सिंस यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स का ये भी एक सिग्निफिकेंस है। सिंस लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स है, तो अगर आप एक बॉल को रिप्लेस नहीं भी करते हो तब भी फर्स्ट ट्रायल में और सेकेंड ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगा उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। मतलब ये जो बॉल आपने रिप्लेस नहीं किया उसके वजह से क्या प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन ट्रायल्स को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। सिंस लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स है तो एक बॉल को आप रिप्लेस करो या ना करो, प्रोबेबिलिटी एज सच इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। Any other questions? तो किसी ने क्वेश्चन किया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल, उसका ये भी एक सिग्निफिकेंस है, इंडिपेंडेंट ट्रायल है वो समझने के लिए। स्लाइड शो कर देते हैं। सर सेकंड नंबर स्लाइड तो शो ही नहीं हुई। सेकंड नहीं शो हुई सर। सेकंड पे यस ये सर 1 से स्टार्ट। टाइटल जो पेज है वो 1 होता है।
सो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।